गुड इवनिंग बच्चों। आइए बच्चा, हम लोग पीसीटी का पेपर डिस्कस करने चल रहे हैं और डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आप जानते हो कि यूट्यूब पे टीम न्यूलाइट जो कुछ भी करती है वो हमारे सिंह सर का एक मिशन है बेटा कि अब पढ़ने का अधिकार भी सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए इस मिशन के तहत हम लोग इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा। इन्होंने बोला है अ सब्सटेंस इज फाउंड टू हैव द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9। मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 bm है, तो इसका मतलब इतना हम निकाल दें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो आयरन के ऊपर +3 चार्ज निकल गया है, D6S2 होता है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। इसका क्या होता है? D5S2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। D7S2 होता है और आपने +2 चार्ज लगा दिया तो 5 एक तरफ से 2 इधर से 7 हो गए। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 3। तो यही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आंसर आपका क्या हो गया? 3rd। और कॉपर के ऊपर अगर आपने +2 लगा दिया तो D10S1 होता है, D10S1 और +2 लगा दिया D9 हो गया, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 1। तो अल्टीमेटली हमें उस डेटा के लिए 3.9 bm के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3। और किस में है? 3rd में, कोबाल्ट +2 में। अगला क्वेश्चन, इन विच केस देयर इज ए नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज एसिडिफाइड। बच्चा अगर इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो इसमें क्रोमियम 1 है, यह मोनोसेंट्रिक स्पीसीज है, और अगर पीएच आप कम कर देंगे तो मोनोसेंट्रिक स्पीसीज गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसेंट्रिक यानी Cr2O7-2 में। और चाहे यहाँ इसकी बात करो चाहे Cr2O7-2 की बात करो, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में क्रोमियम का क्या होता है? सेम। इसका मतलब यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक। और क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। आगे SO2 गैस है बेटा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। और अगर आपने Cr2O7 एसिडिक के साथ पास कर दिया तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अपने हाईएस्ट में नहीं है, +4 में है, तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये SO2 कहाँ जाएगा? अपने हाईएस्ट यानी SO3 में। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी का रिडक्शन होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, दूसरे का रिडक्शन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। तो आंसर हमको मिल गया 2nd। अगला क्वेश्चन, अच्छा सेम वही पीछे वाली बात पूछ लिया। ये देखिए, डाइसेंट्रिक स्पीसीज को कहाँ ले गए हो? मोनोसेंट्रिक में। तो अगर डाइसेंट्रिक को मोनोसेंट्रिक में ले जा रहे हो तो पीएच क्या होना चाहिए? ज़्यादा, यानी बेसिक मीडियम हम लिख दे रहे हैं। और अगर मोनोसेंट्रिक को डाइसेंट्रिक में ले जाते हो तो पीएच क्या होना चाहिए? कम, एसिडिक लिख देते हैं। ये कहानी हो गई, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन में हमें क्या तलाशना है? पहला पीएच ज़्यादा, दूसरा कम होना चाहिए। पहला कम दूसरा ज़्यादा, बेकार हो गया। पहला कम दूसरा ज़्यादा, बेकार हो गया। पहला ज़्यादा दूसरा कम होना चाहिए, राइट आंसर हो गया। पहला कम दूसरा ज़्यादा, बेकार हो गया। तो राइट आंसर हमें कौन सा मिल गया? 3rd। अगला क्वेश्चन, व्हेन एक्सेस ऑफ KCl इज एडेड। बच्चा ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, QIQ का क्वेश्चन है, आपने अपने टेस्ट में भी कई बार किया होगा, कुछ बताने के लिए नहीं, रटा रटा क्वेश्चन है ये। K3CuCN का होल 4, ठीक है। आगे आइए, इनके बीच अच्छा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। देखिए, निकल क्या होता है? D8S2 और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे S2 को भी अंदर पुल कर देगा, D10 हो जाएगा। अगर D10 हो जाएगा तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। यहाँ देखिए, D8S2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, D8 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अंदर की तरफ पुश करेगा। और D8 को अगर अंदर की तरफ पुश कर देंगे तो 4 ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और एक D का इस्तेमाल हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2, ठीक। तो ये भी कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। यहाँ ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, D8 है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, तो भैया अगर D8 है, 5 और 3 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचे ही रह जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों कैसे हैं? डाया, और ये कैसा है? पैरा। अब तलाशो, यह एंड यह डाया, गलत। ये एंड ये डाया, गलत। ये एंड ये डाया और ये पैरा, बिल्कुल सही आंसर है, 3rd इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब हो गया एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो, जैसे ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, RMgX आप बोलते हो, RMgX। जैसे आप बोलते हो टेट्रा एथाइल लेड, जैसे आप बोलते हो टेट्रा मेथाइल
लेड एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है। इन सब में क्या है, कार्बन और मेटल की डायरेक्ट बॉन्ड है। पूछ रहे हैं वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं। तो देख लो बच्चा, पहला ही आंसर आपको मिल गया। यहाँ ऑक्सीजन मेटल है, यहाँ ऑक्सीजन मेटल है, यहाँ ऑक्सीजन मेटल, लेकिन यहाँ कार्बन मेटल में डायरेक्ट बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर सल्फाइड इज सॉल्वेबल इन NaCN। एक्चुअली क्या होता है, जब आप सिल्वर सल्फाइड को NaCN के साथ लेते हैं, NaCN, तो बच्चा NaCN, KCN ये सब कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट होते हैं। CN एक अच्छा लिगेंड है, तो ये करता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, NaAgCN का होल ट्वाइस। और इसमें क्या है, ये बेटा आयनाइजेशन स्फीयर है, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पानी में आयनाइज कर जाएगा तो पानी में सॉल्वेबल हो जाएगा। तो कह रहे कौन सा बनेगा, तो देख लो भाई, NaAgCN का होल ट्वाइस, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स। बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपका केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हों, तो हम लोग एक जुगाड़ पढ़ते हैं कि जनरली जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका आधा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये हमेशा लगे जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 10 में से 8 बार ये काम करता है। और खास करके अगर दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है तब तो जरूर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। बस आंसर आ गया, +2 एंड +2। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यानी यहां बनेगा क्या, फ्री रेडिकल। अब अगर हमें मेजर प्रोडक्ट तलाशना है तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए जरा तलाश लो, अगर फ्री रेडिकल बनना है इंटरमीडिएट के रूप में तो सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल कौन होगा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यही तो, और फिर मेथाइल। तो आओ चेक करो, यहाँ अगर आप डॉट लगा दो फ्री रेडिकल बना दो तो कैसा है, प्राइमरी। यहाँ अगर आप डॉट लगा दो फ्री रेडिकल बना दो तो कैसा है, सेकेंडरी। यहाँ अगर फ्री रेडिकल बना दो तो कैसा है, सेकेंडरी। और यहाँ फ्री रेडिकल बना दो तो ये फ्री रेडिकल कैसा है, टर्सरी। और टर्सरी फ्री रेडिकल इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, 3rd। ठीक, आगे यहाँ देखिए बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में आप करवा रहे हो, तो यहाँ होगा क्या, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे बांड टूट जाएंगे, और ये सारे बांड टूट जाएंगे तो जरा पहले सारे बांड को तोड़ दो भाई। ये है, आप बताओ यहाँ हाइड्रोजन तो सब पे लगा ही लगा है, ये है। अब एडिशन हो रहा है तो जब जो बांड टूटा इसकी जगह कौन आके लग जाएगा, Cl। इन सब में कौन जुड़ गया, Cl। तो ये क्या बन गया, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। X एक ये दिया है, X ये दिया है, और कहीं X है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते। अब अगले में आ जाइए, यहाँ कह रहे हैं कि एनहाइड्रस AlCl ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं। अगर एनहाइड्रस AlCl3 लेके आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ये होगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। यानी हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या करेगा, Cl जुड़ेगा। तो अगर हाइड्रोजन हट के Cl जुड़ा तो इसका मतलब 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Cl। तो देख लो ये आंसर ये मैच कर गया, फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे आ जाइए, विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडियली। हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडियली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो आओ तलाश लो भाई, ये सारे के सारे क्या है, -M, और -M का मतलब क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा इसी में लगा है, तो यही आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, सेंडमेयर रिएक्शन है, ये रिएक्शन करने वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब एक डाइजोनियम साल्ट आपने बना दिया, और फिर ले रहे हैं CuCl2, और सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लेते हैं, HCl। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाओ तो ये यहाँ से निकल गया, और इसकी जगह क्या लग जाएगा, Cl। तो यानी लो आंसर आ गया। रिएक्शन कौन सी है, सेंडमेयर रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है, सेंडमेयर रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, HgH2SO4, इसका मतलब हुआ अगर ये बांड कहीं भी हम तोड़ दें
तो ये हमको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या लगा दिया OH। अब हाइड्रोजन और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा दिया जाए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये हमको मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, इसके बाद देखो बच्चा CH3 MgX से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये क्या, ये तोड़ो तो ये क्या बना माइनस, ये क्या बना प्लस, यहाँ ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर का तोड़ा ये बना माइनस और ये प्लस आ गया, और ये प्लस आ गया तो इससे कौन जुड़ गया CH3, और ये माइनस हुआ तो इससे इस माइनस से आकर के कौन लोग जुड़ेंगे, प्लस वाले जुड़ेंगे, यानी इससे कौन जुड़ गया MgX। अब क्या नीचे देखो H3O प्लस, यानी हाइड्रोलिसिस भी तो करवा रहे हो, तो जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो अल्टीमेटली ये क्या मिल गया CH3 COH और ये क्या हो गया CH3 है H, ये मिल गया। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो चूंकि ये सेकेंडरी, देखो ना ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा कीटोन में। तो देख लो प्रोपेनोन होना चाहिए, आंसर मिल गया प्रोपेनोन। 3 कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन तलाशना है आपको, आंसर कौन सा हो गया प्रोपेनोन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद, अच्छा विद दिस, ठीक है। इसको आप देखिए तो ये है क्या 2,4-DNP है, और 2,4-DNP को ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट, ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं। ये किस काम आता है, एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के काम आता है, राइट। तो ऑप्शन में तलाश लो किसके साथ, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन की बात करना है। तो देखो भाई ये तो है नहीं, ये है नहीं, कीटोन आपको एक मिल गया, सीधे आंसर मान, ये अमाइड है, ये तो ये भी काम करेंगे, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहली बात है कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन शो करना है तो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और किसके ऊपर होनी चाहिए ऑन sp3 कार्बन, ये होना चाहिए। और जिसके पास ये नहीं होगा वो नहीं देगा, तो आओ चल चेक कर लेते। प्रोपेनल है, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO अल्फा है, इसका मतलब ये तो दे देगा, और ये कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। देखो ट्राइक्लोरोएथेनल यानी CCl3 CHO, इसके पास तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं देगा। 2-फेनिल एथेनल, 2-फेनिल एथेनल है, इसका मतलब हो गया यहाँ CH2 लगा दें, यहाँ CHO लगा दें और यहाँ फेनिल लगा दें, यहाँ भी अल्फा है, इसका मतलब ये भी दे देगा। फिर एथेनल में भी है, ये भी दे देगा। बेंजल्डिहाइड को देख लो, देखो यहाँ अल्फा, इस कार्बन से ये अल्फा कार्बन तो है, यहाँ हाइड्रोजन है तो, लेकिन है कैसा sp2 हाइब्रिडाइज है, और हम उनको क्या बोला sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। सॉरी नीचे वाला है यार, ये वाला ये नहीं देगा, तो B और E, B एंड E ओनली, सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द कैनिजारोज रिएक्शन गिवन बिलो, बोल रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप का मतलब क्या हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये रटा, ये फैक्चुअल चीज है, रटा होना चाहिए बेटा। कैनिजारोज रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन इनटू द कार्बोनिल ग्रुप। आंसर कौन सा हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन, इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ लैंथेनाइड। देखिए लैंथेनाइड छठे पीरियड में पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं 4f सीरीज, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। और एक्टिनाइड 7वें पीरियड में पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं 5f सीरीज। तो छठे पीरियड में पाए जाते हैं, 4f सीरीज नाम देते हैं इसे, तो थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग, अच्छा एक्टिनाइड, ठीक, वहाँ लैंथेनाइड आया था, यहाँ एक्टिनाइड आ गया। एक्टिनाइड्स आर आफ्टर एटॉमिक नंबर 89, यहाँ ठीक है 90 से 103 होते हैं, एंड अप टू द 103, इसका मतलब ये बात सही है। 7वें पीरियड पाई जाती है, ये भी बात सही है, और अभी पीछे आपने बात किया कि 5f सीरीज बोलते हैं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉर्म एन आइडियल गैस। आइडियल गैस अगर बनाना है तो नेचर सेम, जिन दो चीज़ों को आप मिला रहे हो उनका नेचर सेम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं, कहने डज नॉट फॉर्म, जो नहीं बनाएगा, इसका मतलब नेचर समान नहीं होना चाहिए। बेंजीन है, टॉल्यूइन है, नेचर सेम है, ये बना लेंगे। यहाँ देखो Cl है और ये अल्कोहल है, इन नेचर अलग हो गया, नहीं बनाएंगे। यहाँ भी देखो क्लोरोब्रोमो है, ब्रोमोआइडो है, ये भी बना लेंगे। कौन नहीं बनाएगा, सेकंड नहीं बनाएगा।
आगे, द वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन है, आप ग्लूकोज इज दिस, ठीक, वेपर प्रेशर दे रखा है सल्यूट के साथ 750। अच्छा चीज़ और देखो, कह रहे एक्वस सोल्यूशन और टेम्परेचर क्या है 373, इसका लोग अगर 373 टेम्परेचर को देखें तो पानी का क्या है बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर सॉल्वेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट है तो उस पर तो प्रेशर फिक्स है, वेपर प्रेशर, ठीक, तो इसे क्या लेते हैं P नॉट, और ये होता कितना है 760, राइट। अब करें द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो कुछ करना ही नहीं भाई, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, और यही बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। रख दीजिए भाई 760 750, तो ये क्या आ गया 10, नीचे क्या है 760, और ये बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी ग्लूकोज के। सॉल्व कर लो, क्या आ गया 1/76, फोर्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इतना मोलर यूरिया, कंसंट्रेशन दिया बेटा यूरिया है यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन दिया गया है ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। द मिक्सचर विल हैव, अच्छा इन दोनों मिक्सचर के बारे में पूछा गया, कंपेयर करने और पूछा गया है। तो जरा देखिए, अगर हम इनके ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पाई बराबर क्या होगा ICRT, वांट ऑफ फैक्टर आई की बात करो, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों के लिए वैल्यू क्या हो गई फिक्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 हो गई। कंसंट्रेशन दोनों का क्या है सेम, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं सेम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा सेम, तो इसका मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बच्चा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन की। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या चाहिए लोएस्ट वैल्यू चाहिए, कम से कम वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू कम से कम चाहिए तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसका सबसे कम होगा, तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कॉपर एंड HCl ऑन रिएक्शन विद ईच अदर विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जो लोग होते हैं वह डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देती है, बात सच है। करें फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ द कम्बशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मेथेन डायरेक्टली इनटू, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। कहाँ भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इनटू 32 मिनट, व्हेन विल 99% ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीटेड। अच्छा देखिए जरा, इस तरह का क्वेश्चन जहां जो डेटा दिया गया है कि रिएक्शन कंप्लीट होने वाला, अगर उसमें सारा डेटा 99 का है तो देखिए जरा करना क्या है। अगर सब 99 का है तो देखो T 99.9 है, किसके लिए पूछा गया है T99, इसका रेशियो ले लीजिए और इसके रेशियो में जो दिया गया है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जुगाड़ है, मतलब कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे भाई, ठीक। अब आप कहोगे सर इसका रेशियो लेने का क्या मतलब है, इसका मतलब कैसा रेशियो ले लें भाई, इसका रेशियो सिर्फ इतना लेना। हमने क्या बोला कि यह शर्त है, डेटा सिर्फ 999 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 99। अगर ऐसा कोई दिया गया है तो करने का एक जुगाड़ है। तो बताओ यहाँ कितने 9 हैं 3, यहाँ कितने 9 हैं 2, टोटल पहले वाली रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई थी 32, सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया 48। चलिए अगला क्वेश्चन, नेस्लर्स रिएजेंट इज, कारण नेस्लर रिएजेंट है क्या। तो बच्चा हम लोग जानते हैं NH4 प्लस रेडिकल को चेक करने के लिए नेस्लर रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और नेस्लर रिएजेंट होता क्या है K2HgI4 और कैसा एल्किलाइन मीडियम होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड। हिंसबर्ग रिएजेंट, बच्चा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन रटा रटाया है, सेकंड के क्वेश्चन से सीधे टिक कर लो आंसर। आगे करें ल्यूकोस रिएजेंट विद 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, बिल्कुल सही है, विद इन सेकेंड, मतलब टाइम नहीं लेते, इंस्टेंटेनियस है, ठीक। और दूसरा क्या है कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट, बात भी सच है। तो यह भी सही, यह भी सही है, लेकिन यह इमीडिएटली रिएक्शन कर लेते हैं इसलिए थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट देते हैं इसलिए करते हैं, तो ये इसका रीजन थोड़ी ना हुआ।
तो बात तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। तो इफ बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, सेकंड इज राइट आंसर। ठीक, तो चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन बेटा आप रवि सर के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो बेटा आपके क्वेश्चन 97 तक आपके डिस्कस हो चुके हैं एमएस सर द्वारा, और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा 98 से लेकर 125, और इसके बाद के क्वेश्चन आपको उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर डेविएशन कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जरा ध्यान देना, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि मिलाने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था और मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। इसका मतलब कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बिटवीन बी मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था और मिलाने के बाद यानी कि ए बी इंट्रैक्शन कम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? तो देखो जरा, यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी, यानी कि जो ए बी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर इसका उल्टा हो जाए, ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ए और बी से, तो उसमें होगा नेगेटिव डेविएशन, और अगर बराबर है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। तो 98 का आपका आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट, यानी कि जो K3FeCN6 है, K3FeCN6 का वांट ऑफ फैक्टर अगर देखें I बराबर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा दिया नहीं है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम लोग 100% मानेंगे, और 100% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो I इक्वल टू N के बराबर होता है। तो N यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस 3 और एक ये 4, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 4। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि 4 सेम वांट ऑफ फैक्टर किसका होगा? तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ आयन 3, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 3 और 2 5, और यहाँ 2। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। क्लियर है? 99 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN। तो ये एक रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया है इतना, और दूसरा कपल जो है Cr3 प्लस से Cr, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है। अगर इनको SRP के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें, SRP के बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर ऊपर कौन होगा? Cr3 प्लस से Cr, और नीचे Sn प्लस 4 से Sn2 प्लस। ये मैंने SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है। ऊपर वाले बनते हैं एनोड, जिसका SRP कम वो बनेगा एनोड, और जिसका SRP ज़्यादा वो बनेगा कैथोड। अब यहां पर पूछा जा रहा है सेल पोटेंशियल, तो ई सेल अब नहीं कहा गया है तो यहां पर स्टैंडर्ड ही मानेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक है, एनोड में बेटा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन, और ये एनोड है और यहाँ पर दिया है रिडक्शन, तो मुझे इसका उल्टा कर दें तो बन जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि इस वाली वैल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा, यानी कि प्लस का 0.74। यहाँ देखो जरा, कैथोड में होता है बेटा रिडक्शन,
और ये रिडक्शन ही है, इसका मतलब जैसा है वैसे ही साइन रख दें, प्लस का 0.14, इसको ऐड करेंगे 4 और 4 8 और 7 और 1 8, 0.88 4 4 8, अच्छा ये 15 है, ओके तभी 15, तो 5 4 9 हो गया, तो ये 0.89 प्लस का आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। क्लियर बेटा? तो देखना जरा, ई नॉट सेल के लिए हमें एनोड का ऑक्सीडेशन लिखना होता है और कैथोड का रिडक्शन, जैसा साइन है वैसा जोड़ दो। तो एनोड का ऑक्सीडेशन, बट यहाँ क्या दिया है? रिडक्शन, तो इसके साइन को मैंने उल्टा करके लिखा। कैथोड में रिडक्शन चल रहा है और रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट साइन सहित रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये पूछा गया है। अब देखिए किसका पूछा गया है? एसिटिक एसिड का, ठीक है। और यहाँ पर इनकी मोलर कंडक्टेंस दी है और इनकी पूछा गया है मोलर। जरा देखो, सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है कि सबको इक्विवेलेंट में बदल लो, इक्विवेलेंट के बाद हम लोग मोलर बदल लेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये होगा मोलर बाई एन फैक्टर, तो मोलर है x डिवाइड बाई एन फैक्टर इसका 2। यहां देखो जरा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस है y, एन फैक्टर है 2। यहां देखो जरा, मोलर कंडक्टेंस इसका z है और एन फैक्टर इसका 1 है, तो ये इक्विवेलेंट भी इसका यही हो जाएगा z, ठीक है। अब देखो जरा, इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट निकालते समय डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जरा देखना, एसीटेट आयन लाने के लिए एसीटेट हमें कहाँ मिलेगा? एसीटेट मिलेगा यहाँ पर, यानी कि इसको लेना है। और H प्लस आयन, और H प्लस आयन हमें यहाँ से मिलेगा, यानी कि हमें ये, यानी कि ये और ये जोड़ना है। और एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या आ गया कि जब हम इनको और इनको जोड़ेंगे तो देखो पोटेशियम और सल्फेट एक्स्ट्रा आ गया, यानी पोटेशियम सल्फेट को माइनस कर देंगे, यानी कि Z प्लस x/2 माइनस y/2, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट। और देखो जरा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर ये है तो मोलर कंडक्टेंस भी वही होगी, क्योंकि इसका इन फैक्टर क्या है? 1। तो बताओ, यहीं पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो जाएगी। अब देखो जरा, ऐसा कहाँ पर है? x माइनस वाई, इनको देखो जरा, इनको ऐड कर लें तो x माइनस y/2 ये हो गया, x माइनस y/2, और ये आगे प्लस z, ये आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा? 4। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 102, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। और यहाँ पर जो अमोनिया का dNH3/dt यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴, द वैल्यू ऑफ -dN2/dt। अच्छा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और ये पूछा गया है यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो जो पूछा है यहाँ पर देखो जरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इसका कोफिशिएंट 1 है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? अमोनिया के रिस्पेक्ट में। तो इसके कोफिशिएंट को इसके ऊपर रख दें तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये ठीक है। तो देखो जरा, -dN2/dt इक्वल टू प्लस का 1/2 dNH3/dt, ये आपको दिया हुआ है dNH3/dt कितना? 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, और डिवाइड बाई कितना है? 2, तो 1.5 × 10⁻⁴। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। क्लियर है? ये बात समझ में आएगी नहीं? चलो, और वैसे भी जिस समय N2 का 1 मोल खर्च होता है उस समय अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। इसका मतलब अमोनिया के बनने की रेट क्या है? डबल है। अमोनिया के बनने की रेट डबल है, तो बताओ जरा, यानी कि इसकी खर्च होने की रेट क्या है? आधी है। तो बताओ, इसका अगर रेट है बनने की ये है तो इसका आधा क्या होगा? 1.5 × 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन 103,
यहां देखो जरा, A प्लस बी गिव्स C, ये एक रिएक्शन है और इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन 3 एक्सपेरिमेंट दिया है। A की कंसंट्रेशन अगर इतनी, B की इतनी, तो इनिशियल रेट हो जाएगी रिएक्शन की 0.01। ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं और पूछा जा रहा है रेट लॉ। तो चलो हम लोग रेट लॉ लिखें। अगर R बराबर K A की पावर समथिंग और B की पावर समथिंग। अब यहां पर मुझे कुछ भरना है। अब देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। अगर हमें A की ऑर्डर निकालना है तो B को कांस्टेंट कर लो, B यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो जरा, A को हमने क्या किया, डबल, A को हमने डबल किया, तो अगर इसको डबल कर रहे हैं तो ये देखो 4 गुना हो गया। तो अगर इसको डबल करें 4 गुना हो रहा है, यानी ये 2 की पावर 2, यानी कि A की पावर 2 होगा, यानी ऑर्डर इसका 2 होगा। तो देखो जरा, अगर यहां पर A की कंसंट्रेशन को डबल करें तो 2 की पावर 2, यानी रेट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। यहां पर आगे आते हैं। अब मुझे B का ऑर्डर निकालना है। B का ऑर्डर निकालना है तो मैं A को कांस्टेंट कर लेता हूं, तो A यहां पर कांस्टेंट है। अब देखो जरा, यहीं पर ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल, और कंसंट्रेशन डबल ये हो गई 4 गुना, सॉरी 8 गुना, 8 गुना। तो बताओ जरा, 2 की पावर क्या लिखें कि 8 हो जाए, तो 2 की पावर अगर हम लोग 3 लिखें, 2 की पावर 3 लिखें तो 8 हो जाए। इसका मतलब B की ऑर्डर क्या हो गया, 3। तो A का ऑर्डर हो गया 2 और B का ऑर्डर 3। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड इंडिकेट अगेंस्ट, यानी कि जो कौन सा ऑर्डर सही नहीं दिया हुआ है। जहां देखें ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट की ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉरी थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज़्यादा होती है। तो देखो जरा, यहाँ पर अगर हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की कम होगी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सही है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिल्कुल सही ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर गलत है। यहाँ पर ये फ्लोरीन यहाँ पर होना चाहिए था। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिल्कुल सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट 105 एसर्शन, यहाँ पर इफ ए लिक्विड सॉल्यूट मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट। अच्छा, एक यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, पहले मैं इसको समझा दूं। ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है और यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो लेस वोलाटाइल है, यानी पी नॉट सॉल्वेंट लेस वोलाटाइल है, और सॉल्यूट जो है लिक्विड सॉल्यूट वो मोर वोलाटाइल है, पी नॉट सॉल्यूट, ठीक है। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लो हमने इस रेशियो मिलाया, कुछ मोल फ्रैक्शन इसके और ये मोल फ्रैक्शन, तो ये वाली लाइन ये। तो जरा देखना यहाँ पर ये पीएस है, तो पीएस पी नॉट सॉल्वेंट से ज़्यादा है, पी नॉट सॉल्वेंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हो गई कि अगर हम लोग मोर वोलाटाइल सॉल्यूट को लेस वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो जो पीएस है वो पी नॉट सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और दो चीज़ों को मिलाने पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने पर जो पीएस होता है वो इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा, यानी ज़्यादा वाले से कम और कम वाले से ज़्यादा। क्लियर है। तो अब देखो जरा, अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इफ ए लिक्विड सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है, कह रहे हैं लिक्विड सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है देन सॉल्वेंट, इज एडेड टू सॉल्वेंट,
यानी कि सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, तो वेपर प्रेशर ऑफ द जो सोल्यूशन है मे बी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पीएस ज़्यादा होगा पी नॉट सॉल्वेंट से, ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ मोर वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूट ओनली द सॉल्यूट विल फॉर्म, नहीं दोनों की वेपर फॉर्म होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 106 नंबर, द कैटालिटिक एक्टिविटी। बेटा ट्रांजिशन मेटल्स में जो कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है वो उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। तो यहां पर कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, यहां देखो जरा, अगर हम लोग बात करें टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये मैक्सिमम +7, इसकी +6, इसकी +5 और इसकी +4, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का है, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखो जरा, Ti+3, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3 और मैग्नीज +3, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो देखो जरा, जैसे जैसे n बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, तो यहां पर चेक कर लेते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये अब मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, ये है। अब देखो जरा, यहां पर सब में +3 +3 +3 कर देने, तो 2 ये 1 ये D1, 2 ये 1 ये, अच्छा ये एक्सेप्शन था, क्रोमियम था ना बेटा, 4s2 3d5, 4s2 3d5, ठीक। अब देखो जरा, D1 यहाँ पर +3 है, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3, तो देखो जरा D1 हो गया, ये दो यहाँ से, एक यहाँ से, D2 हो गया, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, अच्छा 4s1 3d5, 4s1 3d5, तो एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा D3, यहाँ 2 ये निकल गए, एक यहाँ से, D4। अब देखो जरा, अनपेयर्ड इसके पास 1, इसके पास अनपेयर्ड 2, इसके पास अनपेयर्ड 3, इसके पास अनपेयर्ड 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पहले मिड तक बढ़ता है देन घटता है, तो यहाँ पर क्रोमियम का 3D सीरीज में क्रोमियम का मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर देखो जरा, मैग्नीज का मैक्सिमम कर दिया, जबकि क्रोमियम के बाद मैग्नीज में घट जाता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट 108 असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, बिल्कुल सही है, सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर बोलते हैं। रीजन है कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ग्लूकोज होता है बेटा डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज होता है लेवो। लेवो का एंगल, लेवो रोटेशन का जो एंगल है वो ज़्यादा होता है, तो नेट में जो सोल्यूशन होगा वो लेवो हो जाता है। ये एंगल कम और ये ज़्यादा, तो ये ओवरऑल ये क्या हो जाता है सोल्यूशन? लेवो। तो पहले जो सुक्रोज था वो डेक्स्ट्रो था, लेकिन जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो सोल्यूशन है वो है लेवो। तो डेक्स्ट्रो से लेवो चेंज हो जाना, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्लियर है? तो ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज बीइंग चेंज द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, इसीलिए सुक्रोज का नाम है इन्वर्ट शुगर। तो असर्शन सही, रीजन सही, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग बात करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज नहीं बेटा, यहाँ पर होना चाहिए 5D सीरीज। तो 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव, यहाँ पर नो नहीं होना चाहिए, हैव सिमिलरिटीज विथ 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट, ये होना चाहिए स्टेटमेंट। देखो जरा क्या, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव सिमिलरिटीज विद द 4D सीरीज ऑफ एलिमेंट। इसीलिए कहा जाता है बेटा 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज ग्रुप में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसे बोलते हैं यहाँ पर रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 4D और 5D का साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर। तो यहाँ पर इसके पहले लेंथेनाइट्स आ गए, इसके पहले लेंथेनाइट आ जाने से यहाँ पर जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टाइक्योमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म हैन AgNO3 इन एक्सेस। तो अगर AgCl फॉर्म हो इन द, जब रिएक्शन हम लोग कराएं किससे? AgNO3 से, इन कंपाउंड की। तो देखो जरा, अगर हम लोग इनकी रिएक्शन कराएं AgNO3 से तो कितने मोल AgCl बनेगा? तो देखना यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्लोबाल्ट यहाँ पर +3 है और +3 अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए पहले न्यूट्रल लिगेंड लाएंगे। तो यहाँ पर देखो जरा 6 हमें सेटिस्फाई करना है और 6 अमोनिया है, तो CONH3 होल 6 Cl3। यहाँ पर देखो जरा फिर से CO, पहले न्यूट्रल लिगेंड लाएंगे तो 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे बाहर। यहाँ तीसरे वाले में देखें 4 ही अमोनिया है, तो CONH3 होल 4, 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर। अब इसकी रिएक्शन एक्सेस AgNO3 से कराएं तो यहाँ पर 3 मोल AgCl, यहाँ 2 मोल AgCl और यहाँ 1 मोल AgCl बनेगा। तो 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल AgCl। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। 111, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मोनोडेंटेट का केस है तो 2 केस में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ध्यान रखना है, MABCD EF, एक ये और दूसरा MA2B2C2। इनके केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो होती है, लेकिन MA3B3 के केस में फेस मर जिमेट्रिकल आइसोमेरिज शो होती है बट ऑप्टिकल नहीं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पर देखो बाइडेंटेट लिगेंड है और बाइडेंटेट के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होती है। तो यहाँ पर तीनों के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज होगी बट यहाँ पर ऑप्टिकल नहीं होगी फर्स्ट में। अगला 112, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर 3 रिएक्शन दी हुई हैं, आपको बताना है यहाँ पर कि रिएक्शन क्या है। जरा देखना, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो KOH होने के बाद देखो जरा, ये H, ये Br और H निकल गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहली वाली रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन, 2 सिग्मा टूटे और 1 पाई बने, तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगली देखो जरा, ये OH हटा और ये Br हटा और OH आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ देखो जरा, 1 पाई टूटा है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो 1 पाई टूटे 2 सिग्मा बन जाए, तो ये है एडिशन रिएक्शन। तो पहली एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, देन एडिशन। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 113, स्टेटमेंट 1, कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
बेटा कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। एसआरपी के अगर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें, एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो हाइड्रोजन से नीचे क्या आता है, कॉपर। इसलिए कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ रीजन लिखा है, सॉरी स्टेटमेंट 2 लिखा है कि हाइड्रोजन इज बिलो कॉपर, नहीं एबव कॉपर, तो दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगली रिएक्शन यहां पर देखो जरा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 है SN2, तो यहां पर बेटा ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है DMF, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके केस में SN2 को फेवर कर होगी, यहाँ पर रिएक्शन फेवर होगी SN2 से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, तो SN2 और SN2 के केस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 2 3 डिग्री। क्लियर है, तो यानी कि स्टेरिक इंडेक्स जिसमें कम होगा उसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज़्यादा होगी। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगी सेकंड में, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री, बट इसके बगल वाला ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स है, ये 1 डिग्री, बट यहाँ पर इथाइल है, और यहाँ पर 1 डिग्री है, बट यहाँ पर मिथाइल है। तो सबसे कम स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पर होगा, सेकंड। तो हाईएस्ट जो रिलेटिव रेट है वो कहाँ पर हो जाएगी, SN2 की सेकंड में। अगला 115, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H9Cl C4H9Cl ऑन रिएक्शन विद सोडियम विद डाई इथाइल ईथर, ठीक है, गिव्स ए हाइड्रोकार्बन। तो बिल्कुल सही है। तो देखो एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन सोडियम विथ ये ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, और ये फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा RR। ठीक, अब देखो यहाँ पर गिव्स ए हाइड्रोकार्बन, तो ये एक हाइड्रोकार्बन बन गया, और ये कह रहे हैं कि ये मोनोक्लोरिनेशन करने पर गिव्स ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो जरा 4 कार्बन का था, तो ये 4 कार्बन का अगर एल्काइल हैलाइड है तो ये 8 का होना चाहिए, और 8 कार्बन का ऐसा हाइड्रोकार्बन आपको बताना है कि जो केवल 8 कार्बन का ऐसा हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन जो मोनोक्लोरिनेशन कराने पर केवल 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे। तो बेटा एक ही मात्र ऐसा 8 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन है CH3 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 CH3। अब इसका मोनोक्लोरिनेशन अगर कराएं तो देखो जरा ये सब पोजीशन क्या है, सेम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो मोनोक्लोरिनेशन कराने पर ये केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। तो इसका मतलब कि ये RR, तो इसका मतलब RX ये रहा होगा, ये यहाँ पर तोड़ दें ये, तो ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पर एक कंपाउंड है C8H10O is found to react with NaOI, और NaOI प्रोड्यूस बाई रिएक्टिंग। तो बेटा NaOI जो बनता है वो बनता है NaOH की रिएक्शन I2 से करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस बाई रिएक्टिंग Y विद NaOH, तो इसका मतलब Y क्या हो गया बेटा, I2। ठीक है, सब ठीक है। एंड यील्ड ए येलो प्रेसिपिटेट, बिल्कुल सही है, ये इसका मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन हो रही है, और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का जो कलर होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो यहाँ पर A एंड Y बताना है, तो Y हो जाएगा I2 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 I2, तो Y तो यहाँ पर सब सही है। A और देखना है कि A क्या होगा, तो यहाँ पर देख लें जरा, ऐसा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ऐसी कोई स्ट्रक्चर बननी चाहिए जिसमें या तो मेथिल कीटोन ग्रुप हो तो ये आयोडोफॉर्म देगा, या CH3CHOH ग्रुप हो तो आयोडोफॉर्म देगा।
तो यहाँ पर देखो जरा CH3CHOH ये है, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कहीं नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 117 आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट Y इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पर देखो जरा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इथेनॉलिक KCN Na+CN- न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये X बन गया। तो देखो जरा C6H5 CH2CN। अब देखो जरा, अब इस CN का रिडक्शन अगर करा दें H2 विद निकल से तो ये बन जाएगा CH2NH2। अब देखो जरा, अगर हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन देखें तो 1 2, तो 2 फिनाइल इथेनामाइन, तो ये जो प्रोडक्ट है Y वो हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइन। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन नंबर 118 स्टेटमेंट 1 है कि फ्लोरीन एग्जिस्ट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओनली। रीजन है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बिल्कुल बात सही है। और फ्लोरीन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाई। कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाई, बेटा ये PCl5 की रिएक्शन कराएं तो दोनों से रिएक्शन होगी और सेम तरह की रिडक्शन कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो देखो जरा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH। नॉर्मल प्रोपाइल अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज कराएं तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फर्दर ये स्ट्रॉन्ग है, एल्डिहाइड में छोड़ेगा नहीं, ये फाइनल ये बनाएगा CH3 CH2 COOH, यानी कि इसके केस में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ देखो जरा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर हम लोग बात करें तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज, नॉट ड्रास्टिक कंडीशन अगर ना लें तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में ये एसिड जाएगा और ये कीटोन बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये सेपरेशन केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाई ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ओजोनोलिसिस तो बेटा एल्कीन के लिए होती है, ओजोनोलिसिस तो एल्कीन के लिए होती है। 120 यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है ईथर की और HI से रिएक्शन कराना है। तो यहाँ देखो जरा, मैकेनिज्म होगी SN2, क्योंकि किसी भी साइड O के ना 3 डिग्री कार्बोडाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, ना बेंजाइलिक कार्बोडाइन, ना एलाइलिक, तो मोर स्टेबल कार्बोडाइन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैकेनिज्म होगी SN2 और SN2 में उधर से बॉन्ड टूटेगा जिधर स्टेरिक एंडेंस कम हो, और HI का HO को देना है और इसको I, तो इथाइल आयोडाइड और यहां पर OH देखो जरा, ये अल्कोहल ये है। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। 121 द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर देखो जरा, अगर हम इसकी बात करें, एल्डिहाइड कीटोन है ये, ठीक है, ये सॉरी दोनों नहीं बोल सकते क्योंकि कीटोन है, ठीक। अब कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से करेंगे तो ये H2 ये निकल जाएगा और ये O निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड N CH3 बन जाएगा। यहाँ देखो जरा, ये अब देखो जरा, इसको रिडक्शन करा दें अगर, तो ये रिडक्शन कराएंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा NHCH3 और ये CH3। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। और ये जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीम है, सॉरी ऑक्सीम नहीं, सिर्फ बेस।
सिफ बेस, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। अगला क्वेश्चन 122, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो जरा, अमोनिया से रिएक्शन जब कराएंगे इसकी, और अमोनिया से रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट, तो ये O- और NH4+, O- और NH4+, अमोनिया से रिएक्शन हो गई। इसके बाद इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये बन जाएगा NH2। ये हीटिंग के बाद है अमोनिया, देन इसकी हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हुआ है तो ये फिर से यहां पर NH3 निकल जाएगा और ये बन जाएगा CO थैलीमाइड, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन फाइनली जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये बनेगा थैलीमाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं थैलामाइड, इसको बोलते हैं थैलामाइड। तो एक बार फिर समझ लो, अगर थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट करें तो प्रोडक्ट का नाम है थैलामाइड। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखे तो फाइनल अमोनिया निकल जाएगी और बनेगा थैलीमाइड। 123 नंबर स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, अमीन आर बेसिक इन नेचर। बिल्कुल बात सही है, अमीन के पास RNH2, इनके पास एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर डोनर होने की वजह से ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अमीन्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, ये बिल्कुल सही है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसी वजह से बेसिक इन नेचर। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। 124, मेथड बाई विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेटा एनिलीन का फॉर्मेशन गैब्रियल थैलीमाइड से हम लोग नहीं करा सकते। गैब्रियल थैलीमाइड, रीज़न यह है कि जो एराइल हैलाइड, अगर हम लोग एनिलीन बनाना है तो एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आंसर कौन सा देंगे, 3rd, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग देखें ये पार्शियल डबल, तो ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम लोग एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। 125, यहाँ देखो जरा, SOCl2 का काम है OH हटाओ Cl लगाओ, तो यहाँ पर बेटा क्या लग जाएगा, Cl, तो COCl हो गया। अब देखो जरा इसकी रिएक्शन फिर से जब कराएंगे अमोनिया से, तो अमोनिया और ये एसिड हैलाइड ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये बन गया एमाइड। तो यहाँ तक लिख लेते हैं। अब देखो इसके बाद हाफमैन ब्रोमा डिग्रेडेशन अमाइड का हो जाएगा और ये CO हट जाएगा और ये NH2 यहाँ लग जाएगा। चल ये बन गया मेटाब्रोमो एनिलीन। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। ठीक है बेटा, तो 125 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए और 126 से लेकर 140 तक आपको ओपन सेट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PCT टेस्ट 13 का, जिसमें 71 से लेकर के 125 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। 126 से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वैल्यू पूछा गया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात किया जाए तो क्या होता है, √n+2 क्या होता है, बोर मैग्नेटान होता है। n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं 3d5 और 4s1। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका 3d4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखा था कोबाल्ट पे क्या होगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो क्या होगा आपका 3d7 हो जाएगा। तो 3d7 मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सेम तो होंगे नहीं। आइए बात करते हैं हम लोग सेकेंड का। तो देखो क्रोमियम पे प्लस का 2 चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ऊपर दिया हुआ 4, तो क्या होगा आपका 3d4। तो कितने होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका आयरन पे प्लस का 2 चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा आपका 3d6 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। इसका मतलब बोलेंगे हम लोग दोनों की बात किया जाए तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए सेम मैग्नेटिक मोमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका n 4, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6, तो रूट में 24 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 4.90 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। इसका मतलब सेम मैग्नेटिक मोमेंट किसमें होगा आपका, सेकेंड में हो जाएगा। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 127 क्या दिया है, विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस। तो कलरलेस की बात करें तो जिसके क्या होते हैं ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं। और जिसके ऑर्बिटल फुलफिल्ड नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलर को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ बात किया डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर क्या बोला जाए आपसे कि अगर उसके सेल पूरे पूरे फुलफिल्ड हैं तो क्या होगा, कलरलेस होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर क्या बोले कि किसी भी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे, कलर को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नीज +2 Zn +2, तो मैग्नीज पे क्या होगा 3d5 4s2, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा आपका कलर होगा आपका। Zn +2 की बात किया जाए तो क्या होगा आपका कलर लेस, 3d10 4s2 3d10 पूरा क्या होगा फुलफिल्ड, तो क्या होगा आपका कलरलेस। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये होगा ये हो जाएगा कलरलेस, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ बात किया जाए तो ये भी नहीं होंगे। यहाँ देखो बात की जाए इसकी तो जिंक +2, तो क्या होगा आपका 3d10 एंड आपका 4s2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d10 पूरा फुलफिल्ड है। यहाँ स्कैंडियम की बात किया जाए तो क्या होता है, स्कैंडियम पे आर्गन का 18 और क्या लिख देंगे हम लोग 4s2 3d1, तो 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा आर्गन क्या होगा पूरा पूरा फुलफिल्ड है। इसीलिए दोनों क्या होंगे आपके कलरलेस होंगे। क्या होंगे भैया, कलरलेस। और अगर कलरलेस होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। और अगर कलर को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना। चलिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 128 जो क्या दिखा हुआ आपका 5Br-, ये दिया हुआ है। एक इक्वेशन दी हुई, पूछा करेक्ट रिलेशन क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो DBr2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी बात की जाए और इसकी बात किया गया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखें, D/dt क्या होगा आपका Br2 पॉजिटिव में है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 D/dt क्या होगा आपका H2O हो जाएगा। तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा तो क्या होगा आपका, दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ 4 लिखा है इसलिए क्या होगा, ये गलत हो गया। यहाँ बात करें हम लोग D/dt Br-, यहाँ पे देखो निगेटिव में है, और किसकी बात किया गया है H+ साइन, ये भी क्या है निगेटिव में है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों की बात किया जाए तो क्या होगा आपका D/dt माइनस में है, क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या होगा आपका Br- इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ 1/5, यहाँ कहाँ से 5 यहाँ चला जाएगा, और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 6, क्या बोलेंगे D/dt क्या होगा यहाँ पे H+ आयन। तो देखो भैया यही लिखा हुआ है क्या, माइनस का 5/6 D/dt H+ आयन। तो यही आपका क्या होगा, आपका
करेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखा जाए तो क्या होगा आपका, देखो Br2 में माइनस डी अपॉन डी टी, यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे Br2, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ अगर बात किया जाए तो क्या होगा आपका 2 होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर 2 होना चाहिए, 2 जब होगा आपका डी अपॉन डी टी Br2 तब सही हो जाता। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2O, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 1/3 H2O होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए क्या होगा आपका, ये तीनों गलत हो गए, सही आंसर क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 129 का। देखो क्या दिया आपका है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर द 3 मेटेलिक कैटायन X, Y एंड Z आर 0.52, माइनस में 0.03 एंड माइनस में 1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करिस्पॉन्डिंग मेटल की बात किया जाए तो रिड्यूसिंग पावर की बात किया गया है, किसकी बात किया गया है, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा आप लोग कि जिसमें निगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होती है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा होता है, और अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। तो देखो भैया किस पे निगेटिव पावर सबसे ज़्यादा है, देखो वाई की बात किया जाए तो वाई का माइनस का 3.03, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर जेड आएगा और यक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो वाई जेड यक्स फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या दिया हुआ है 130 में 965 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ AlCl3, द मास ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिटेड एज कैथोड इज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हम लोग यहीं पे, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए कि अब देखिए 1 फैराडे की बात करेंगे तो 96500 कूलम चार्ज होता है, तो हम लोग ऐसे लिखें 96500 कूलम चार्ज डिपोजिट हो रहा है 1 फैराडे ऑफ किसके लिए, Al के लिए, ठीक ना, एल्युमिनियम के लिए। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1 फैराडे की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 फैराडे ऑफ इक्विवेलेंट लिया जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 27 अपॉन, यहाँ पे देखा जाए तो AlCl3 किस में चेंज होता है आपका एल्युमिनियम में, तो यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज होगा, यहाँ पे 0, यहाँ कितने का चेंज हो रहा है, n की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 3, तो कितना आएगा आपका 9, कितना होगा आपका 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो 9 ग्राम हो गया। तो पूछ रहा है आपसे क्या, यहाँ पे चूंकि इतना हो गया तो पूछना कितना का पूछ रहा है क्या आपसे, देखो 96500 चार्ज कूलम चार्ज की बात करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या होगा, सॉरी इतना दिया है ना 9650 कूलम चार्ज, तो क्या हो जाएगा आपका 965 इंटू 9 अपॉन 96500, तीसरे ये कट गया तो कितना आ गया आपका 9 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.09, क्या होगा आपका वेट निकालना है तो क्या होगा ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.09 ग्राम आ जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना समझना इसमें है कि इतनी कूलम की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही किसमें, एक सोल्यूशन में, जिसका आपका क्या सोल्यूशन किसका है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का है। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड Al+3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्युमिनियम में चेंज होता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और एल्युमिनियम का निकाला जाए इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर होता है, तो 27/3 कर देंगे तो 3 कर देंगे तो कितना आएगा 9 ग्राम, और पूछ रहा है कि इसमें इतने में कितना होगा तो हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 0.09 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 131 की बात किया जाए, क्लोरोबेंजीन गिव DDT व्हेन इट रिएक्ट विथ। तो देखो भैया क्लोरोबेंजीन गिव DDT दे रहा है, इसका मतलब क्या करें हम लोग
कि क्लोरोबेंजीन पहले लिखे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन कि अगर हम लोग 2 मोल ले लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन करा दें, देखो क्लोरल, तो यहाँ अगर हम लोग लिखा पूछ रहा है ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है और इससे हमको क्या बनाना है, DDT बनाना हमको है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे क्या H और यहाँ पे ले लीजिए आप Cl, इसके आप 2 मोल ले लीजिए। और अगर हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे ऐसे लिख दें, O ऐसे लिख CCl3CHO, ठीक है। क्लोरल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल लिया तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से निकल गया आपका H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CCl3, तो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे CCl3CHO, तो क्या होगा आपका, यहाँ CHO, तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, क्या होगा आपका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, क्या बोलेंगे हम लोग, एथेन, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, H2O निकल जाएगा, और जब आपका H2O निकलेगा तो यही क्या हो जाएगा आपका, DDT हो जाएगा, ठीक है ना। बोलते हैं क्या, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है 132 में, इन एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन बोथ ग्रुप आर लॉस्ट फ्रॉम द सेम एटम द फॉलोइंग स्पीसीज इज फॉर्म्ड, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बीन, फ्री रेडिकल। तो हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म की बात करें हम लोग तो इसको हम ऐसे और लिख दें C, और यहाँ पे क्या होगा आपका H। और जब हम लोग क्या ले, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, क्या होगा आपका, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, और जब HCl निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका, CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। और ये क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन, देखने में तो लग रहा है क्या इसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। दिखने में लगता है कि बहुत अमीर आदमी है, लेकिन क्या होता है, बहुत ही गरीब आदमी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऑक्टेट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बिन। तो देखिए 123 की बात किया जाए, 133 में क्या लिखा हुआ है, which reagents can be used to make distinction between the aldose and ketose। तो देखो भैया दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, एल्डोज एंड कीटोज की बात किया जाए तो यहाँ याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर की बात किया जाए तो ब्रोमीन वाटर अगर एल्डोज की बात करेंगे तो ब्रोमीन वाटर एल्डोज के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोज के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ बात करें हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर तो क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, तो इसीलिए क्या होगा आपका, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो एल्डोज के साथ ब्रोमीन वाटर तो रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोज के साथ नहीं करता। लेकिन अगर बात करें टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन, तो दोनों के साथ क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसीलिए पूछेगा किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ब्रोमीन वाटर से ओनली करते हैं, ओनली फर्स्ट हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया 134 में, फॉर द रिएक्शन A + B गिव्स C
द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेक, तो पूछा गया इसमें क्या होना चाहिए, ठीक ना, कौन सा ऑर्डर होगा। तो देखो भैया, अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या होता है वाई। तो रेट की बात किया जाए, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें पहले हम लोग पहले इसको, इन दोनों को पहले सेम कर लेते हैं, फिर इसमें हम लोग कर लेंगे इसको सेम कर लेंगे। तो देखो भैया क्या करें हम लोग, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए थर्ड। तो हम इसे बोलें कि 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5.0 अपान 2.5 इज इक्वल टू के, यहाँ पे देखो के अपान के, और ए की बात किया जाए तो दोनों में सेम हो गया, तो क्या लिख देंगे 1 अपान 1, और क्या होगा आपका एक्स। यहाँ देखो बी की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 अपान 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई। तो ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल है कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर वाई, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम लोग देखें क्या यहाँ पे देखा जाए तो इन इसको बैलेंस करना है, तो हम ऐसे लिख दें कि थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट की बात करें हम लोग तो 5.0 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जब हम लोग के थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बी तो कॉमन हो गया, लेकिन ए की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के अपान के 2 अपान 1 की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपान 1 की पावर क्या हो जाएगा वाई। तो कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ कर सकते हैं क्या, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1, ऐसे लिखें 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर एक्स, और एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों में क्या होगा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 आ गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड क्या होगा आपका सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका दोनों में क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि देखो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या क्या आ गया है आपका 1 आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए 135 की बात की जाए, दो क्या दिया हुआ इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपकी क्या रिएजेंट दिया हुए हैं, फर्स्ट स्टेप और फिर दूसरा, फिर सेकेंड स्टेप, फिर आपका फाइनली प्रोडक्ट बना हुआ है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। तो देखिए भैया क्या दिया हुआ है इसमें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या लेस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या जुड़ा है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, और अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ पे यहीं पर क्या दिया आपका HBr जिसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन, क्या बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और देखो सेकेंड स्टेप की बात किया जाए तो यहाँ तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर आपका क्या हुआ जिस नंबर पे जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे जुड़ गया है ब्रोमीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर HBr एंड पेरोक्साइड, तो क्या होगा आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, क्या होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यही आपका क्या होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा फोर्थ ओनली 1 होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में HBr, यहाँ लेंगे क्या हम लोग HBr ले लेंगे, और सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग HBr एंड पेरोक्साइड, मतलब H2O2 ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। H2O2 या फिर हम लोग बोल देंगे क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। 136 की बात किया देखिए क्या लिखा हुआ है व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ थाइलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा आपका फिनाप्थेलिन बनता है, क्या बनता है फिनाप्थेलिन, जिसको लिखते हैं हम लोग क्या HPH जिसको बोलते हैं फिनाप्थेलिन बनता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग बात करें यहीं पे तो कैसे हम लोग देखेंगे कि ये बनेगा, तो देखो भैया अगर हम लोग ले लें क्या फिनाल तो हम ऐसे लिख दें OH फिनाल यहाँ पे H,
और थाइलिक एनहाइड्राइड की बात की जाए, किसकी बात की जाए? थाइलिक एनहाइड्राइड। देखो भैया, ठीक है, थाइलिक एनहाइड्राइड। तो देखो भैया यहाँ पे क्या हुआ आपका, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4, H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके अगर हम लोग 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से आपका H और यहाँ से क्या होगा आपका O निकल जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, HPH बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HPH, जिसको बोलते हैं फिनाफ्थेलिन। क्या बोलते हैं? फिनाफ्थेलिन हम लोग बोलते हैं। चलिए 137 की बात किया, देखिए दिया होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन की रिएक्शन हम कराते हैं क्या, BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका H2O2, तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑफ एडिशन। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2OH। ठीक, और अगर PCC पीरिडीन क्लोरोक्रोमेट की बात किया जाए तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में चेंज हो जाता है आपका, एल्डिहाइड में। तो बी प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका CHO। ठीक, क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। और जब हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो इसको बोलते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, एल्डाल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इसके 2 मोल ले लेंगे, और अगर 2 मोल ले लेंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से H2, यहाँ से O1 निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दें आपको, CH3 CH2 CHO। तो यहाँ से H2 और यहाँ से क्या होगा आपका O निकल जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 CHO। तो यही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH2 आप देख सकते हैं आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा आपका CHO। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए 138 की बात किया जाए, जो क्या लिखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एबव हाइड्रो कार्बोकेटायन की बात किया गया है। तो चारों में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I-M होता है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखो आप अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस भी है, प्लस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ठीक, आप प्लस हम लोग बोल देंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या होगा आपका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, बैक बॉन्डिंग। तो अगर तीनों अगर कंडीशन आ रही हैं तो यहाँ पे सी क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। तो सी यहाँ पर है और सी आपका यहाँ पर है। अब इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और सब जगह क्या है आपका, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है और यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। तो आपका क्या होगा, सी के बाद डी आ जाएगा, सी के बाद डी, डी के बाद ए, और यहाँ पे क्या है 3 डिग्री है, यहाँ पे क्या है रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या होगा आपका रेजोनेंस हो जाएगा। तो सी डी ए और बी, 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए भैया। 139 देखो क्या दिया आपका है, चिलोसिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 2025 में जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका, अभी पूछा गया था आपसे कि विटामिन बी1 का नाम क्या होता है, तो बोलते हैं क्या हम लोग थियामिन। विटामिन बी2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो चिलोसिस किसकी कमी से होता है बताओ? चिलोसिस मीन्स ओट का फटना, तो क्या होगा आपका, क्या बोलेंगे, चिलोसिस राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा भैया? राइबोफ्लेविन। और थियामिन मीन्स क्या होगा आपका? थिया मीन्स क्या होगा आपका? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना। निकोटिनामाइड की बात किया जाए, यहाँ पे देखो पायरिडॉक्सिन विटामिन क्या होगा आपका? B6 होता है, ठीक है ना। और इसकी कमी से क्या होता है बताइए? कन्वोल्यूशन होता है, ऐठन, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो क्या किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। 140 की बात किया जाए, जो क्या दिया आपका, क्या एमीन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज। तो याद रखिएगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की बात किया जाए तो किससे प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं? क्या? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन से। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्रिपेयर्ड किससे कर सकते हैं? एलिफैटिक प्राइमरी एमीन से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो एनिलीन दिया हुआ आपका है, तो क्या होगा आपका? C6H5PnH2। तो यहाँ इसमें यहाँ पे क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे एरोमेटिक है, तो इसी से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखो जो बेंजाइल एमीन दिया हुआ, इससे तो कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और आपका आइसोब्यूटाइल एमीन, इससे भी कर सकते हैं। तो इसी से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली प्राइमरी एमीन के लिए एप्लीकेबल होता है, वो भी किसके लिए? एलिफैटिक प्राइमरी एमीन। तो ये रहा क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और सभी अच्छे तरीके से, सभी अच्छे क्वेश्चन थे आपके। क्या थे? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, पूरे शानदार तरीके से क्वेश्चन रखे गए थे, सब PYQ थे आपके, आपका क्या बोलते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे। तो फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।